good morning, very good morning to my dear students। हम लोग जेनेटिक्स की दुनिया में गोते लगा रहे हैं और जेनेटिक्स आपको जैसा कि मैं बोली थी बहुत ही आसान लगेगा। आराम से हम लोग कहानी इजी एग्जाम्पल से कहानी कहते हुए आगे बढ़ेंगे। यही जेनेटिक्स है, बहुत आसान है, इसको बॉदर नहीं लेना है। हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कर चुके थे। आज का हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस भी देख चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम लोग वर्ड्स को तोड़ के समझेंगे और लॉ है तो लॉ को समझेंगे, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तो सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। कोई भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कोई भी लॉ कब बनता है? जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन आता है, जो उसके फाइंडिंग्स आते हैं, लॉ बनते हैं, फिर वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो जेनेटिक्स में भी यही हुआ। मेंडल 1856 में आप जान रहे हैं, उस समय से एक्सपेरिमेंट करते करते 1900 में आपको 1900 में उनको रिकॉग्निशन मिला और उसके बाद जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होता चला गया वैसे वैसे एडवांसमेंट आता चला गया। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे, उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, उसके बाद लिंकेज देखेंगे, रिकॉम्बिनेशन देखेंगे। तो बस कुछ नहीं, अपने माइंड को बस ये रखना है कि एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो जो रिजल्ट आते गए चले गए उसी आधार पे लॉज बनते चले गए। इतना ध्यान में रखेंगे तो आपको जेनेटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या कोरिलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्ड को तोड़ दीजिए। लॉ बनेगा तो अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, लॉ बनाएंगे। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, असॉर्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग ऑफ एलील, डिस्ट्रीब्यूट करना। जो एलील्स हमने देखा RRYY, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप लोग को अच्छे से याद होगा, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, RRYY, ये एलील को असॉर्ट कर दीजिए, एलील को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? इंडिपेंडेंट। आर कॉमन है, कैपिटल वाई के साथ जाने चले जाओ, आर कॉमन है, स्मॉल वाई के साथ जाने चले जाओ। जिस एलील को जिसके साथ जाना है चले जाओ। यही आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्या ये अचानक से आ गया? नहीं, एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल ने ये जो लॉ दिया डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद अलग अलग ऑब्जर्वेशन हुए होंगे, पॉसिबिलिटी आई होगी, ठीक है, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आया उसके बाद तो बना क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखें आराम से। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखिए पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2 है, क्या है ये देखते हैं। एलील्स ऑफ जीन्स located on different chromosomes assort independently of each other during gamete formation। ये हम लोग आगे भी बना के देखेंगे कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स पे जो एलील्स है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट सज जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एलील्स होती है, ठीक है। तो क्या होता है इसको हम लोग आगे भी देखते हैं, डेफिनेशन फिर से डील कर देंगे। अभी पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी क्या क्या चांसेस है, जरा सा देखो क्या क्या चांसेस है। जब हमने क्या क्या लिया, डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया था, और जब F1 जनरेशन को क्रॉस कराया RRYY, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, पेरेंट यही लिए थे, राउंड येलो रिंकल ग्रीन। तो राउंड येलो रिंकल ग्रीन आया था, इसका गैमीट क्या बना? RY, ठीक है, RY गैमीट बना। तो RY को F2 में लिए तो क्या पॉसिबिलिटी है? ये देखो RY को F2 में लिए तो क्या पॉसिबिलिटी है? राउंड येलो 3, रिंकल ग्रीन 1, 3:1, 3:1। Alleles of different genes stay together when gametes are formed. Allele of different genes stay together. राउंड वाला येलो वाला के साथ ही रहेगा या राउंड वाला रिंकल वाला के साथ ही रहेगा, ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? क्या ऐसा होता है
कि राउंड येलो लिए तो राउंड वाला हमेशा येलो के साथ ही रहे, या रिंकल ग्रीन है तो रिंकल हमेशा ग्रीन के साथ ही रहे। ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है कि जब F2 जनरेशन आया R R Y Y, तो ये राउंड येलो के साथ भी जा सकता है, राउंड ग्रीन के साथ भी जा सकता है, रिंकल येलो के साथ भी जा सकता है, रिंकल ग्रीन के साथ भी जा सकता है। तो ये 4 गैमीट्स बने। यहाँ पर मैं फिर से बना के दिखाऊंगी। तब क्या आया, यहाँ देख रहे हैं हम लोग 9 आ गया राउंड येलो, 3 आ गया राउंड ग्रीन, 3 आ गया रिंकल येलो, 1 आ गया रिंकल ग्रीन। मतलब हमने जो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन लिया था, देखो ये राउंड येलो आ गया रिंकल ग्रीन, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बना। क्या बना? राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, उसके अलावा भी कुछ बना। इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों एलील साथ साथ ही रहेंगे। तो क्या हो गया? एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन डू नॉट स्टे टुगेदर व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म। तो राउंड येलो रिंकल ग्रीन के अलावा कुछ नया भी चीज आया। नया क्या आया? राउंड ग्रीन रिंकल येलो। ये नया क्यों आया? कि वो जो एलील्स थे वो रैंडमली इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसको जहां मन हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी 2। तो जब ये पॉसिबिलिटी 2 जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, जो मैं अभी आगे दिखाने वाली हूँ, तो ये वाला रेशियो आया, ये वाला एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी में डाई हाइब्रिड में ये वाला आया। ठीक है, तो ये कैसे होता है देखोगे, ये देखो ये क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पे 2 एलील आपको दिख रहा है, राउंड और क्या है? रिंकल है। ये क्या है? येलो है और क्या है? ग्रीन है। तो जब गैमीट्स बनेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ये दोनों एलील को अलग होना ही है। ये दोनों एलील को क्या होना है? अलग होना ही है। तो मान लो ये वाला R यहाँ चला है, ठीक है, ये वाला R यहाँ चला गया, ये वाला R इसमें चला गया। अब येलो की मर्जी है कि येलो इसके साथ जाए या येलो इसके साथ जाए। येलो किसी के साथ भी जा सकता है, यही इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है। आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम फ्री टू मूव, किसी के साथ भी जा सकते हैं। सर क्लास में देखो ना, तुम लोग एग्जाम्पल देखते हो ना कि कुछ बच्चे साथ साथ रहते हैं, जैसे अपने ही क्लास में देती हूँ, जब देखो तो नीलेश और जावेद को साथ साथ देखो तो साथ साथ चलते हैं, साथ साथ घूमते हैं क्लास में, साथ साथ सब जगह साथ साथ। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि साथ साथ ही रहे, कभी दूसरे के साथ भी जा सकते हैं, कभी दूसरे के साथ भी जा सकते हैं। तो जब ये वाली पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है, जब ये वाली पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम किसी के साथ साथ जाए तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, और जब ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि जब चलेंगे साथ साथ तब हो जाएगा लिंकेज, जब चलेंगे साथ साथ तब हो जाएगा क्या? लिंकेज हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे Y को मन है तो कहाँ चला गया? कैपिटल R के साथ। तो चलो ये Y को मन है स्मॉल r के साथ चला गया। अब छोटे वाले Y को लेते हैं, इसको मन है तो कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। तो क्या गैमेट्स बने? गैमेट्स क्या बने? हर तरह के गैमेट्स बने। एक कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। तो देखो तो कितना बना? ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25% बना ना? देखिए, तो कोई किसी के साथ जा सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, one allele for a character can group itself with any other allele। इसको मन है इसके साथ भी जाओ, इसके साथ भी जाओ। Any other allele for different character during gamete formation। गैमीट फॉर्मेशन के समय Y को मन है R के साथ भी जा सकता है, स्मॉल r के साथ, राउंड के साथ भी जा सकता है और रिंकल के साथ भी जा सकता है। तभी तो हमारे यहाँ रिंकल येलो बना ना। ये ग्रीन वाला राउंड के साथ भी जा सकता है, रिंकल के साथ भी जा सकता है। देखो राउंड ग्रीन बना। तो कह रहे हैं हम लोग क्या कह सकते हैं, 25% क्या है चांसेस गैमीट बनने के। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो ये साबित कैसे हुआ? कुछ एक्सपेरिमेंट में। तो साबित कैसे हुआ ये हम लोग यहाँ देखेंगे।
जब ये वाला 9:3:3:1 ये साबित कैसे हुआ कि एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन डू नॉट स्टे टुगेदर व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म। मेंडल्स के रिजल्ट से साबित हुआ। मेंडल ने कितने लिए? 5, 6 टोटल 5, 6 प्लांट्स लेके एक्सपेरिमेंट किए। उसमें से उन्होंने देखा राउंड येलो कितना आया? 350। राउंड ग्रीन कितना आया? 108। रिंकल येलो क्या आया? 101। रिंकल ग्रीन क्या आया? 32। जब इसको रेशियो करेंगे अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 9:3:3:1। हमने लिया था राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, लेकिन बीच में ये नया वाला आ गया। तो मेंडल ने कहा कि मेंडल ने क्या लिया? राउंड येलो लिया और रिंकल ग्रीन आया। तो बीच में ये नया वाला कैसे आया? बीच में ये नया वाला कैसे आया? इसलिए आया कि जो एलील्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं असॉर्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सजने के लिए, ग्रुप ऑफ एलील्स बनाने के लिए। कब? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो अब देखो तो क्लियर हुआ। एलील्स ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, अलग-अलग क्रोमोसोम्स पे है, ठीक है। असॉर्ट इंडिपेंडेंटली सच जाते हैं ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होगा? जब एलील्स अलग-अलग क्रोमोसोम के होंगे तब। तो क्या इतनी बात समझ में आई? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एलील्स हैं उनको अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली सजना है, इंडिपेंडेंटली सजना है। तो ये बात अब क्लियर हो गई, सबको समझ में आए? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये देखो एक्सपेरिमेंट करते गए तो मेंडल ने तो दे दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दे दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दे दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दे दिया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आपके एनसीईआरटी में देखो ये डायग्राम दिया हुआ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये एनसीईआरटी भी आप समझ लीजिए, ये एनसीईआरटी समझ लीजिए आप। ये क्या है? ये देखिएगा, ये आपके दो क्रोमोसोम्स है, ये अलग-अलग टाइप के एलील अलग-अलग है आपके। तो ये देखो ये ब्राउन वाला ग्रीन वाले के साथ है, ब्राउन वाला आगे मियोसिस एनाफेज में जा रहा है, अलग-अलग जर्म सेल बनाया। तो ब्राउन वाले की मर्जी, ब्राउन वाले ये ग्रीन वाले के साथ भी जा रहा है। ये देखो ब्राउन वाला रेड वाले के साथ भी जा रहा है, नीचे ग्रीन और रेड है, ब्राउन वाला ग्रीन वाले के साथ भी जा सकता है, ब्राउन वाला रेड वाले के साथ भी जा सकता है। येलो वाला देखो रेड वाले के साथ आ रहा है और येलो वाला ग्रीन वाले के साथ भी जा सकता है। यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये आपका एनसीईआरटी है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बाद आया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसको समझेंगे क्या है। तो जैसा कि बताया था क्या कि एक्सपेरिमेंट होता जाएगा, एडवांसमेंट होते जाएंगे और कुछ नई चीजें जुड़ती चली जाएंगी, कुछ एक्सेप्शंस मिलते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होता है एक्सेप्शंस मिलते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फिर से वर्ड को तोड़ो। इनहेरिटेंस आप लोग समझ रहे हैं, जीन का ट्रांसफर होना है, हेरिडिटी है, और क्रोमोसोमल थ्योरी है। तो मेंडल के समय क्या था? कोई जीन नहीं था, क्रोमोसोम नहीं था, बेचारे मेंडल 1856 में बस बता दिए फैक्टर है कि जो ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे माइक्रोस्कोप आया, एडवांसमेंट होता चला गया, क्रोमोसोम दिखना शुरू हो गया, क्रोमोसोम का मूवमेंट सेल डिवीजन में दिखना शुरू हो गया। अब सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का मूवमेंट दिखना शुरू हुआ तो वो ये लोग बोले कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो क्रोमोसोम के कारण हो रहा है, और क्रोमोसोम पे ही तो जीन है। बात समझ में आ? क्रोमोसोम पे ही तो जीन है। तो जो आगे साइंटिस्ट का है बस इसी बात को कर लिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो बात कही उसको एक टर्म दे दिए कि क्रोमोसोम है जिसके कारण इनहेरिटेंस हो रहा है, जिसके कारण जीन ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, वही हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कितना आसान है, बहुत आसान है। तो क्या है? इंडिविजुअल जीन्स आर फाउंड एट ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। हम लोग जानते हैं, देख चुके हैं कि पर्टिकुलर लोकेशंस पे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। द पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान
जो मियोसिस के दौरान गैमेट्स बनते हैं ना, क्रोमोसोम जो होते हैं डुप्लीकेट करते हैं, फिर अलग अलग मियोसिस 1 में अलग होते हैं, फिर गैमेट्स बनते हैं। Explains us the Mendelian law as to why and how genes are inherited। तो मेंडल ने जो बोला था कि जीन्स या फैक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं, इसी को क्रोमोसोमल बिहेवियर में देख के क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसफर हो गया है, तो वही चीज हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कितना आसान है, आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो चलो अब साइंटिस्ट को भी देख लेते हैं भाई, कौन से साइंटिस्ट क्या क्या करते चले गए, क्या क्या देते चले गए। तो दो साइंटिस्ट की बात आती है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में दो साइंटिस्ट आते हैं, आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं क्लियर से, ये वॉल्टर शटन एंड थियोडोर बोवरी। बोवरी एंड थियोडोर थ्योरी आता है, ये अलग अलग है और अलग अलग कंट्री में काम कर रहे थे, अलग अलग स्पीसीज पे काम कर रहे थे, लेकिन जब उनका ऑब्जर्वेशन एक साथ एक ही आया तो कंबाइन होकर क्या आ गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो वॉल्टर शटन ये जो थे ये अमेरिकन थे, ये अमेरिका में ग्रास हॉपर को लिए और ग्रास हॉपर पे एक्सपेरिमेंट किए, ग्रास हॉपर पे एक्सपेरिमेंट किए, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम मियोसिस में क्रोमोसोम मूवमेंट हो रहा है, तो क्रोमोसोम के कारण उसका कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ग्रास हॉपर पे वर्क करके अमेरिका में अपना निकाला थे। ये थियोडोर बोवरी ये सी अर्चिन पे करे, सी अर्चिन पे किए तो उसके एम्ब्रियो में देखे कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है, उससे उसका कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो अलग अलग किए और इन्होंने मेंडल के वर्क को लिया, मिलाया, तो बोला मेंडल ने भी तो यही कहा था, बट मेंडल ने जीन टर्म नहीं था, उस समय क्रोमोसोम टर्म नहीं था। इन 1902 देखो मेंडल से काफी आगे, German scientist Theodor Boveri and the American Walter Schatten working independently, अलग-अलग ये काम कर रहे थे, ठीक है, suggest that chromosome could carry the material of heredity। इनको भी होमोलोगस क्रोमोसोम मिला था, एक मदर से एक फादर से, मैटरनल पैटर्नल, ग्रास हॉपर में होमोलोगस क्रोमोसोम, और मियोसिस में ब्रेक हुआ था और ग्रास हॉपर का कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। Independently suggest that chromosome could carry the material of heredity, both recognize the Mendel postulate of segregation and independent assortment। दोनों ने मेंडल के सेग्रीगेशन को भी माना और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी माना, and excellent fit with the fact about chromosome। और उसी चीज को क्रोमोसोम पे फिट कर लिया, तो वही चीज आ गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आसान है कि टफ है? बहुत आसान है, बस हम लोग एक्सपेरिमेंट करते चले जाएंगे, अपना देखने का नजरिया चेंज करेंगे, एकदम सीक्वेंस में देखेंगे तो जेनेटिक्स बहुत आसान है। और श्वेता मैम के साथ देख लो तो दिखना शुरू हो जाएगा, कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है, बस सीक्वेंस में देखते चले जाना है और उसमें और नीचे और नीचे और नीचे गोते लगाते चलिए और देखते चलिए, सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा। तो मेंडल का जो वर्क था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसी को क्रोमोसोम की स्टडी हुई तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गया। तो इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या हम लोग देख लेते हैं, इसको वीडियो से भी देख लेते हैं क्या क्या सिमिलरिटी है, एग्जैक्ट सिमिलरिटी आती ही चली गई। तो ये देखिए आपके वीडियो में है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये मेंडल्स का। तो मेंडल का जो काम ट्रेट्स पे, जो फैक्टर्स पे, जो कैपिटल टी स्मॉल टी पे हुआ, उसी को इन लोगों ने थियोडोर बोवरी एंड शटन ने क्या किया, क्रोमोसोम के आधार पे, बस क्रोमोसोम पे दे दिया, ये ए और ये एलील हो गए, ये क्रोमोसोम हो गए, और मेंडल के क्या हो गए, टी और टी फैक्टर हो गए, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस था, इसको हम लोग आगे देख लेते हैं बहुत अच्छे से। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ फैक्टर्स, जीन्स कम इन पेयर्स, यहाँ भी तो पेयर में है, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। इन्होंने भी क्लास ऑफ सी और चिन्ह में वही देखा, एक मदर से एक फादर से। क्रोमोसोम पेयर फ्रॉम ए पेयर सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस में क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। वन क्रोमोसोम इन ईच गैमेट, हर एक गैमेट में एक क्रोमोसोम आ रहा है, ये इन्होंने दिया। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने बहुत पहले दे दिया था कि एक एक सभी गैमेट में चला जाए। तो फैक्टर एलील सेपरेट इनटू गैमेट्स, ये किसने बोला, मेंडल्स ने। दोनों सेम ही बात चल रही है, वो क्रोमोसोम पे चल रही है। डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, देखो अलग अलग क्रोमोसोम है, असॉर्ट कर अलग अलग सज रहे, जिसको जिसके साथ बना, इन्होंने भी तो वही कहा, कैपिटल टी देखो पी के साथ
साथ जा सकता है, स्मॉल के साथ साथ जा सकता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट बात को देख के हम लोग कह सकते हैं क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वर्ड में ही लिखा है, क्रोमोसोम जो है वही ट्रांसफर इनहेरिट कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जीन को लेकर चल रहा है। क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये निष्कर्ष निकल के आया हमारा किसमें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो फिर एक्सपेरिमेंट जब थोड़ा और आगे बढ़ा, तो अब आपका जब आगे जो क्रॉस आया, जब टेस्ट क्रॉस डायहाब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1 आना चाहिए, वो फिर आगे गड़बड़ा गया। तो फिर वो गड़बड़ी क्यों हुई देखते हैं हम लोग। ये दो साइंटिस्ट आपको रेजिनाल्ड पुनेट एंड विलियम वैटसन, ये दो साइंटिस्ट अब धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहा है। ये 1902 की बात हो रही थी। 1906 ईस्वी में इन्होंने स्वीट पी लिया, लेथाइडस ओडोरेटस। जब ये दो साइंटिस्ट इन्होंने स्वीट पी लिया, लेथाइडस ओडोरेटस, तो क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद क्या कैलकुलेशन किया और क्या निष्कर्ष निकाला देखोगे। तो ये क्या हो गया, रेजिनाल्ड सी पुनेट, ये हम लोग देख भी चुके हैं पुनेट स्क्वायर में। रेजिनाल्ड सी पुनेट एंड विलियम वैटसन, इन्होंने 1906 में एक्सपेरिमेंट किया स्वीट पी लेथाइडस ओडोरेटस। इसमें आपको ब्लू फ्लावर भी दिख रहा है, रेड फ्लावर भी दिख रहा है, इसमें लॉन्ग पॉलन भी है और राउंड पॉलन भी है। ये कैरेक्टर को लेकर जब इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, तब क्या हुआ, जब ये कैरेक्टर को लेके डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, यहाँ देखिए ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन, रेड फ्लावर राउंड पॉलन। तो जब इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया है F1 जनरेशन को, तो एक्सपेक्टेड रेशियो 1:1:1:1 आना चाहिए, लेकिन रेशियो क्या आ गया, 7:1:1:7। तो अब क्या हुई भाई, तो इन्होंने ब्लू लॉन्ग लिया, रेड राउंड लिया, लेकिन बीच में ब्लू राउंड आया, रेड लॉन्ग आया। लेकिन जब इनका टेस्ट क्रॉस कराते हैं, तो टेस्ट क्रॉस में हमने देख चुका है कि रेशियो क्या था, 1:1 आता है। तो एक्सपेक्टेड रेशियो 1:1:1:1 आना चाहिए, लेकिन जब देखते हैं तो कितना है, 44 फ्लावर ब्लू लॉन्ग, 44 राउंड रेड राउंड, और बाकी 6 आ गया ब्लू राउंड रेड लॉन्ग। ये रेशियो आ गया 7:1:1:7। This indicates that genes do not independently assort। अब आ गया कि जीन्स में और भी कुछ होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करेगा। कुछ लिंक्ड जीन होंगे तो साथ में क्या होंगे, लिंकेज में चले जाएंगे। तो यहाँ से फिर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की बात में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो गया। चेंज कैसे आने लगा कि यहाँ की रेशियो जो होनी चाहिए 1:1:1:1, ये 7:1:1:7 आ गया। तब यही से कहानी शुरू होती है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की कहानी शुरू होती है। तो लिंकेज की कहानी क्या है, लिंकेज की कहानी है कि अगर कोई भी किसी भी क्रोमोसोम पे जीन्स अगर लिंक्ड होंगे तो वो साथ साथ जाएंगे, ठीक है। वो जब भी गैमेट्स बनेगा तो साथ साथ जाएंगे। और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन में होता है क्रॉसिंग ओवर। वो जो दो क्रोमोसोम है वो क्रॉस ओवर करते हैं, इसके जीन्स इस वाले पे आ गए, इसके जीन्स इस वाले, जब अलग होते हैं तो इसके जीन इस वाले पे, इसके जीन इस वाले पे। तब यहाँ से कहानी चेंज हुई। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होगा वैसे वैसे क्या होगा, और भी ऑब्जर्वेशन मिलते चले जाएगा, और भी चेंजेस मिलते चले जाएगा। यही जेनेटिक्स है आपका। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की कहानी वहाँ से शुरू होती है, क्रॉसिंग ओवर। हम देखो थॉमस हंट मॉर्गन, इनका बहुत बायोलॉजी में नाम है, जैसे नाम है, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, T.H. मॉर्गन, ये आपको सब जगह लिखा हुआ मिलेगा। इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ
फादर ऑफ जेनेटिक्स आप लोग देख चुके हैं। मेंडल, टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो टी.एच. मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, इनको 1933 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। देखो, विनर ऑफ क्रोमोसोमल हेरिडिटी, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला लिया। ड्रोसोफिला देखे हो, बनाना खाते हो, बनाना को अगर 2 दिन तक ऐसा ही छील कर टेबल पर रख दो तो 2 दिन के बाद उसमें छोटी 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 फ्लाइज, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, आना शुरू हो जाएगा। तो वही फ्रूट फ्लाई, उसी फ्रूट फ्लाई को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फ्रूट फ्लाई को लेके एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। तो इसमें थ्योरी आई आपकी लिंकेज की और रिकॉम्बिनेशन। जो लिंक्ड जीन होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है हमेशा साथ साथ रहने की, जहाँ जाएंगे साथ साथ जाएंगे। तो यही से आया आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में